Hello students, welcome to सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम पढ़ेंगे इग्नू के MSD 11 की कहानी डिप्टी कलेक्टर। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं शकलदीप बाबू और उनकी पत्नी जमुना, उनका बेटा नारायण जो डिप्टी कलेक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है और उसको इंटरव्यू का बुलावा भी आता है। बट हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या उसे नौकरी मिली या नहीं मिली। एक उसका भाई टुनटुन जो एक छोटा बच्चा है और कई बार उसे मार पड़ती है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी होता है कि उसे किसी कारण से मार पड़ती है। और एक है नारायण की पत्नी निर्मला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अमरकांत ने लिखी है। कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टर। शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होठ पर होठ दबाकर मुंह फुलाकर तरकारी काट रही थी। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। तो देखते हैं कि 1 घंटे पूर्व क्या हुआ था और उसके बाद 1 घंटे में क्या फ़र्क आया। बात इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सुबह दातुन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तश्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति की ओर के मुख की ओर उड़ती सी नजर देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। बबुआ मतलब नारायण, उनका बेटा। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टर की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे कि 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता है। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 सालों से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, MLA के लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टर के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब वह एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना नहीं चाहता था। और उसे विश्वास था कि चूंकि जगहें काफ़ी हैं और अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह उससे इस परीक्षा में पास होकर उसे नौकरी के लिए ले लिया जाए। शकलदीप बाबू मुख्तार थे। उन्होंने 1.5-2 साल से मुख्तारी की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बढ़ोतरी के कारण उनकी आवाज़ में वह तड़प न रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न ही चाल में अकड़। तो शकलदीप बाबू क्या थे? मुख्तार थे। मुख्तार मतलब वकील। तो लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया था, तो ना उनमें उनकी आवाज़ में वो तड़प रह गई थी, ना शरीर में ताकत और ना ही चाल में अकड़ जो एक वकील के लिए होनी चाहिए। उनके मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते, कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते। अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चोला चूल्हा जल जाता था। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए और क्रोध में उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर झकटते हुए कटाह कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? कटाह कुकुर मतलब जैसे चोट खाए हुए कटकना कुत्ता होता है, उसकी तरह से बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गई हूँ। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूँ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जमुना कुछ ना बोली, क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। शकलदीप बाबू 1-2 क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते बोले, फिर इसकी क्या ही गारंटी है कि इस दफे बाबू साहब ले ही लिए जाएंगे? मामूली AG ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टर में उन्हें कौन पूछेगा? आप में क्या खूबी है साहब कि आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे? 3rd क्लास BA पास हैं आप, 24 घंटे मटर गश्ती करते हैं, रात दिन सिगरेट फूकते हैं आप में कौन सी सुरखाप के पर लगे हैं जनाब? भाई समझ लो, तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं है। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हड़िया कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टर सब पूछो तो डिप्टी कलेक्टर का नाम से मुझे घृणा हो गई है। और उनके होठ बिचक गए।
जमुना ने अपने मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया। ऐसी कुभाषा मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है, लाखों में एक है। सब्र की सौधार। मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है। माँ बाप का सुख तो उसने जाना ही नहीं। इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूं ही न मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है। ठीक से खाता पीता ही नहीं, बोलता भी नहीं है ठीक से। पहले की तरह गाता गुनगुनाता भी नहीं। न मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उनका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुँह करके आंखों में आए आंसू को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते देख शकलदीप बाबू अपने आपे से बाहर हो गए। क्रोध और व्यंग से मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो क्या लेकर चाटो। सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो और तुम और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने ही नहीं देना चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयता पूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था कि जिसे वह सह न सकी। रोते हुए बोली, अच्छी बात है। अगर मैं सारी खुराफात की जड़ हूँ तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात। वो कहकर रोते हुए आगे ना बोल सकी और तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। शकलदीप बाबू कुछ ना बोले, बल्कि वहीं कुछ देर बैठे रहे। उनका मुंह तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। एक आध मिनट उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वे जमीन पर पड़े पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लगभग 15-20 मिनट तक उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियाँ भी लगी हुई थी, और पुराना पमशू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खांस कर बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को गहरा आघात पहुंचा था। शकलदीप बाबू को बाहर जाते उसने देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम सटरम काम करती रही। और 1 घंटे बाद भी जब शकलदीप बाबू बाहर से लौटकर उसके पास आकर खड़े हुए तब भी कुछ न बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। शकलदीप बाबू ने खासकर कहा, सुनती हो, ये 150 रुपये रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग से रख देना। और कोई काम आ पड़े तो उसमें काम आ जाएंगे। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपये तो अवश्य ले ले, पर बोली अब भी कुछ नहीं। लेकिन शकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक आवाज़ में कहा, 100 रुपये बबुआ को दे देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे ज़रूर होंगे। बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं है कि वे ना लिए जाएं। लड़के के जहन में कोई खराबी थोड़ी ही है। राम राम। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। नारायण जी, इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपये को ट्रंक में रखने के लिए उठकर कमरे में चली गई। शकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ देर जाकर घूमकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपये बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर भी कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं, सारी खुराफत की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। 1-2 क्षण वे वहीं खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कमरे में जाकर वे अपने कपड़े बदलने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टर की फीस और फॉर्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल ही शकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसरे में जाकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में मग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ और मच्छरों की भनभन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे में धीमी रोशनी आ रही थी। शकलदीप बाबू चौंक पड़े और दबे पांव कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र लगभग 50 के ऊपर होगी। वे गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना हुआ था और उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े होकर होठ दबाकर अंदर कमरे में झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को आश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे। फिर जैसे किसी आनंदमयी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया। फिर वे चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के सामने खड़े होकर आसमान को उत्साहपूर्वक निहारने लगे। उनकी आदत सुबह 6:30 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान के तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों की हिलती हुई और खपड़े को स्पर्श करके
आंगन में न मालूम किस दिशा से आती जाती हवा उनको आनंदित और उत्साहित कर रही थी। वे पुनः मुस्कुरा पड़े और धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें ना मालूम कहाँ से उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दातुन करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और गुसलखाने में ले जाकर स्नान करने लगे। स्नान से निर्वित होकर जब वे बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी और मन में अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी तो भी देह दुर्बल हो जाने के कारण कुछ खटर-पटर हो ही गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना को तो पहले चोर-वोर का संदेह हुआ, लेकिन जब उसने झटपट जब देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। शकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चिंतातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान करने की क्या ज़रूरत थी? इतना सवेरे तो कभी उठा नहीं जाता था आपसे। कुछ हो हवा तो नहीं गया? शकलदीप बाबू झेप गए। झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे होंगे। जमुना बिगड़ गई। धीरे धीरे क्यों बोलूं? इसी लक्षण से पर साल बीमार पड़ गया था। तो शकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस बीच बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा। इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन जलाकर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वे उठे तो उजाला हो गया था। वे कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटपटा कर रही थी। शकलदीप बाबू ताड़ गए और वे भंडार घर के सामने जाकर खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कौतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंडे में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और वे झुककर वे मुस्कुराए। शकलदीप बाबू प्रयागराज में निवास करने वाले एक साधु बाबा से, जो एक बार पर्यटन करते हुए उनके यहाँ पहुँचे थे, गुरुमुख हो गए थे। आशा उनको भी यह थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा से गुरुमुख हो जाएंगी, परंतु जैसा कहा जाता है कि औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं, उन्होंने दूर के रिश्ते की बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली थी। शकलदीप बाबू इससे पूर्व सदा राधा स्वामी पर बिगड़ते रहते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोटना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब शकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने सोचा कि वे व्यंग कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब? हमको तो नरक में ही जाना है, जिसको सरक जाना हो वह करे। लो बिगड़ गई। शकलदीप बाबू मनबंद मुस्कुराते झट से बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी जी को देवता कहते हैं? वह तो परमपिता परमेश्वर हैं, उनका लोक सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोक आते हैं। ठीक है, लेकिन तुम पूजा पाठ भी करोगी? कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शकलदीप बाबू उत्तर देकर कांपते होंठों से मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इसमें दिखाना थोड़े ही होता है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, फिर 84 नहीं भुगतना पड़ता। क्योंकि कहते हैं ना, मरने के बाद 84 योनि जन्म लेना पड़ता है, फिर इंसान का जन्म मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं अगर हम राधा स्वामी का मन में नाम ले लेते हैं तो। शकलदीप बाबू ने सो उत्साह कहा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है। कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रहीं। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से तुम भी सुबह 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध ना कर दे, इसलिए वह लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतज़ाम क्या करोगी? जो रोज़ होता है वही होगा, और क्या होगा, जमुना ने कहा। उदासीनता पूर्वक जमुना ने जब उत्तर दिया तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना सामान अच्छा होता है, और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, और इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपये तो है ना, उनमें से खर्च कर दो। अंजल का शरीर लड़के को ठीक से खाने पीने को ना मिलेगा तो इम्तिहान क्या देगा? रुपये की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठठाकर हंस पड़े। वहाँ से हटने से पूर्व वह पत्नी को भी हिदायत देते गए, एक बात और करो, तुम लड़के लोगों से डांट कर यह कह देना कि
कि बाहर के वे कमरे में जाकर बाजार ना लगाएं, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुंचेगी। दूसरी बात यह कि बबुआ से कह देना कि वह बाहर के कमरे में बैठकर इत्मीनान से पढ़ ले, मैं बाहर सहन में बैठ लूँगा, यानी कि आंगन में बैठ लूँगा। शकलदीप बाबू सारे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते। वहाँ वह मुकबिलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वे उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें वहाँ पर बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरते हुए बब्बन लाल पेशकर ने उनसे पूछा कि भाई साहब आज क्या बात है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि भीतर बड़ी गर्मी है, और उन्होंने जोकर की तरह अपना मुँह बना दिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को जहाँ मैं पहले रोज़ ही कचहरी से आ जाते थे, उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपये तो दिए ही, साथ में 2 सेब तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? जमुना ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे लिए है, शकलदीप बाबू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊँगी? इस उम्र में मजाक करते तुम्हें लाज नहीं आती? शकलदीप बाबू कुछ न बोले और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, बबुआ को दे देना, और वह तुरंत वहाँ से चलते बने। मतलब वो उसके लिए, उसकी डिप्टी कलेक्टर के लिए इतने क्रेज़ी हो रहे थे और उन्हें पता था कि बबुआ को सिगरेट पीने का शौक़ है, तो बाप होते हुए भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिगरेट ला के दी, जिससे कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और उसका मन लग रहा रहे। जब उसके शौक़ पूरे होंगे तो उसका मन भी पढ़ाई में अच्छा लगेगा, ये शायद उनका मानना था। जमुना भौचक होकर उनकी ओर देखती रही, क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान के वे सख्त खिलाफ थे और इसको लेकर कई बार लड़के को डांट डपट भी चुके थे। उनकी समझ में कुछ ना आया तो वह भी यह कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है इनकी। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। शकलदीप बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू लेकर कमरे में जा पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा और उसके बाद नारायण की मेज़ को साफ कर दिया और मेज़ पोछ को जोर जोर से कई बार झाट फटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछौने को खोलकर उसमें की एक एक चीज़ को झाड़ फटकाकर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर ने कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछौना रोज ही बिछ जाता है और कमरे की महारिन सफाई कर ही देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। शकलदीप बाबू के मुख पर हल्के झेप का भाव अंकित हो गया था और वे अपनी पत्नी की ओर न देखते हुए ऐसी आवाज़ में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य आरम्भ कर दिया था, और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरा ही कर लें। कचहरी से आने के बाद रोज़ का उनका नियम यह था कि कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वे लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद न भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहाँ से चली गई। शकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछौने लगाने और कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए थे और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात का संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और न उसका उत्तर ही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ दिनों से शकलदीप बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित शिवजी के मंदिर भी जाने लगे थे। वह बहुत चलता मंदिर था और उसमें भक्तजनों की भीड़ रहती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछौना लगाते, मेज कुर्सियाँ सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वे मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पाँव ओसारे में पाँव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर तक मुस्कुराते हुए झाँक झाँक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे। फिर भीतर जाकर अपने कमरे में छड़ी रखकर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जा बैठे। पत्नी ने खाना परोस दिया। शकलदीप बाबू ने मुंह में कोर चुबालते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए थे? वह तो सायंकाल जब
वह तो आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना और किसी को नहीं, यानी कि घर में जो और बच्चे हैं उनको नहीं देना, सिर्फ नारायण को ही मिलने चाहिए। जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, कहाँ? मेवा ट्रंक में रख दिया था, बबुआ घूम कर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, यह सोचा था। पर लड़के तो दानव दूध बने हुए थे, ओना कोना अंतरा संतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन शकलदीप बाबू का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। क्या? शकलदीप बाबू चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुला रह गया और उनकी जीभी पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब शकलदीप बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चढ़ाते हुए कहा, खा गया खा गया, तुम क्यों ना खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही लाता हूँ ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल फूल तो उनको मिलता नहीं, बेचारे खुद्दी चुन्नी में जो मिलता है इसी पर सब्र बांधे हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया भी तो नहीं गया। लड़का ही तो है, मन चल गया, खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो लूँगी नहीं ना। अच्छा तो खाओ, तुम और तुम्हारे लड़के खूब मज़े से खाओ, ऐसे खाने पर लानत। वे गुस्से से थरथर काँपते हुए चिल्ला पड़े और चौके से उठकर बाहर चले गए। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहाँ से उठकर चारपाई पर मुंह ढककर पड़ी रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल भी शकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उसको अपने पास बुला लिया और उससे पूछा कि उसने मेवे क्यों खाए। जब उसको कोई उत्तर नहीं सूझा तो वह भक्कू बनकर पिता की ओर देखने लगा तो शकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ी दिए। डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ रहे थे। इसी बीच नारायण ने और अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित रह गए उसके परिश्रम को देखकर। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता। उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती, बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसका बिछौना बिछा मिलता। दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति और दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध तथा शाम को मेवा या फल। और तो और लड़के की तबीयत ना उछटे इसलिए सिगरेट की भी व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट ख़त्म हो जाते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रखाती। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था शकलदीप बाबू की छुट्टी थी और वे सवेरे ही घूमने निकल गए। कुछ देर तक कंपनी गार्डन में घूमते रहे। फिर वहाँ तबीयत न लगी तो नदी किनारे पहुँच गए। वहाँ भी मन न लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। वहाँ बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी सुबह 9 बजे खुलती थी। जमुना और नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे उठकर ही जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम करके स्टेशन की ओर चल पड़ा। शकलदीप बाबू भी स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र की भी मंडली स्टेशन पर पहुंची थी। जब तक गाड़ी नहीं आई थी नारायण प्लेटफॉर्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर देखते रहे जैसे नारायण से उनका कोई परिचय ही ना हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो शकलदीप बाबू वहाँ से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जाकर खड़े हो गए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? शकलदीप बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा था डिप्टी कलेक्ट्री का इम्तिहान देने, शाम तक पहुंच जाएगा। ड्योढ़े दर्जे के पास जो डब्बा है ना उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं ना वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तिहान की बातें कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हादसे से संकुचित हो गई। थोड़ी देर तक वे वहाँ रहे। इसके बाद घड़ी में जाकर टाइम देखा। कुछ देर तक तारघर के 12 तार बाबू को खटापटा करते हुए निहारा और फिर वहाँ से हटकर रेलगाड़ियों के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ओर ही था क्योंकि जब ट्रेनें खुलने की घंटी बजी तो वहाँ से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतर के पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदाकर कहा और दूसरी ओर देखने लगे।
नारायण बैठ गया और अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपनी कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से कोई चीज़ लगभग बाहर निकाल ली और कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर न मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमतमासा लगा और जल्दबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। उन्होंने गाड़ी सीटी देकर खुल गई तो शकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज़ निकालकर मुट्ठी में बांध ली और नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वे दुर्बल और बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वे पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरियल लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के लिए तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है, और उनके पैर थप थप की आवाज़ के साथ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता था कि वे कुछ परेशान हैं। प्लेटफॉर्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा को देखकर बेतहाशा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक और चिंतित मुद्रा में डब्बे से सिर हिलाकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में कुछ पताशे थे जो उन्होंने कल शाम को शिव जी को चढ़ाए थे और जिसे पता नहीं क्यों नारायण को देना भूल गए थे। नारायण के मित्र कौतूहल से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और जब वे पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते। शकलदीप बाबू यह कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा दे ही दूं, तेजी से वे आगे बढ़ गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे और उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि यदि कोई बेईमानी ना हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुला लिया जाएगा। घर वालों की बात तो दूसरी थी, लेकिन जब मोहल्ले और शहर के लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लोग व्यंग से कहने लगे, हर साल तो यही कहते हैं बच्चों, ये कोई वो दूसरे ही होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। लेकिन बात नारायण ने झूठ नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सायंकाल कचहरी से आने पर शकलदीप बाबू सीधे आंगन में जाकर खड़े हो गए और जोर जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगे। शकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर आती हुई जमुना से कहा, अब करो ना राज, हमेशा शोर मचाए रखती थी कि यह नहीं है वह नहीं है, पर मामूली बात नहीं है कि बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया ही समझो, जब आ जाएं तभी। जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा। शकलदीप बाबू थोड़ा और हंसते हुए बोले, तुमको अब भी संदेह है? लो मैं कहता हूँ कि बाबू जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा, और कोई कहे ना कहे, मैं तो पहले से ही ये बात जानता हूँ। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा गया तो चुनाव निश्चित है। मेरी नाक में दम था, जो ही सुनता बधाई देने चला आया। मेरी नाम में दम था, जो ही सुनता बधाई देने चला आया। तो मोहल्ले के लड़के भी मुझे बधाई देकर गए हैं, शकलदीप बाबू बोले। जानकी, कमल और गौरी तो अभी अभी गए हैं। जमुना ने स्वप्निल आंखों से पति की ओर देखते हुए सूचना दी। तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ जो हो ना। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठठाकर हंस पड़े। जमुना कुछ ना बोली, बल्कि उसने मुस्की काटकर साड़ी का पल्लू सिर के आगे थोड़ा और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लिया। शकलदीप बाबू ने जूते उतारकर निकालकर चारपाई पर बैठते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, हमको तुमको क्या लेना है, एक कोने में पड़कर राम नाम जपा करेंगे। लेकिन मैं तो अभी यह सोच रहा हूँ कि कुछ साल तक और मुख्तारी करूँगा। नहीं, यही ठीक रहेगा। उन्होंने गाल फुलाकर एक दो बार मूँछों पर ताव दिया। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया। लड़का मानेगा थोड़ी ही ना, खींच कर ले जाएगा। हमेशा ये देखकर उसकी छाती फटती रहती है कि बाबूजी इतनी मेहनत करते हैं और वह कुछ भी मदद नहीं करता। जमुना ने कहा। कुछ कह रहा था क्या? शकलदीप बाबू ने धीरे से पूछा और पत्नी की ओर ना देखकर दरवाजे के बाहर मुंह बाकर देखने लगे। जमुना ने आश्वासन दिया, मैं जानती नहीं क्या उसका चेहरा बताता है। बाप को इतना काम करते देखकर उसको कुछ अच्छा थोड़ी ही लगता है। अंत में उसने नाक सुड़क लिए।
नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू काफ़ी अच्छा किया। वह घर वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था और जब यह बताया कि जहां और लड़कों का इंटरव्यू 15-20 मिनट का ही हुआ, उसने पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू दिया और उसने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। तो अब यह सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित है। दूसरे दिन कचहरी में फिर वकीलों और मुख्तारों ने शकलदीप बाबू को बधाइयाँ दी और विश्वास प्रकट किया कि नारायण अवश्य चुन लिया जाएगा। शकलदीप बाबू मुस्कुराकर धन्यवाद देते और लगे हाथों नारायण के व्यक्तिगत जीवन की 1-2 बातें भी सुना देते और अंत में सिर को आगे बढ़ाकर फुसफुसाहट में दिल का राज प्रकट करते। आपसे कहता हूँ, पहले मेरे मन में शंका थी। शंका क्या, 16 आने शंका थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से वह सब अब दूर हो गई है। जब वह घर लौटे तो नारायण, गौरी और कमल दरवाजे के सामने खड़े बातें कर रहे थे। नारायण इंटरव्यू के संबंध में कुछ बता रहा था। वह पिताजी को आता देखकर धीरे धीरे बोलने लगा। शकलदीप बाबू चुपचाप वहां से गुजर गए, लेकिन 2-3 गज ही आगे गए होंगे कि गौरी की आवाज़ उनको सुनाई दी। अरे तुम्हारा हो गया, अब तुम मौज करो। इतना सुनते ही शकलदीप बाबू घूम पड़े और लड़कों के पास आकर उन्होंने पूछा, क्या? उनकी आंखें संकुचित हो गई थी और उनकी मुद्रा ऐसी हो गई थी जैसे किसी महफिल में जबरदस्ती घुस आए हों। लड़के एक दूसरे को देखकर शिष्टाचारपूर्वक होठों में मुस्कुराए। फिर गौरी ने अपने कथन को स्पष्ट किया, मैं कह रहा था नारायण से बाबूजी कि उनका चुना जाना निश्चित है। शकलदीप बाबू ने सड़क से गुजरती हुई एक मोटर को गौर से देखने के बाद धीरे धीरे कहा, हाँ देखिए, जहाँ एक और से धुरंधर लड़के पहुँचते हैं सबसे तो 20 मिनट ही इंटरव्यू होता है, पर इनसे पूरे 50 मिनट। अगर नहीं लेना होता तो 50 मिनट तक तंग करने की क्या ज़रूरत थी। 5-10 मिनट पूछताछ करके यही बात अधूरी छोड़कर वह वहाँ से चले गए। मतलब बात उन्होंने बीच में अधूरी छोड़ दी। गौरी ने सिर हिलाकर उनके कथन का समर्थन किया और कमल से कहा, पहले का ज़माना होता तो कहा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब तो बेईमानी उतनी नहीं होती होगी। शकलदीप बाबू ने आंखें संकुचित करके हल्की फुल्की आवाज़ में कहा, बेईमानी नहीं होती ना? हाँ, अब उतनी नहीं होती। पहले की बात दूसरी थी, अब ज़माना लग गया है, गौरी ने उत्तर दिया। शकलदीप बाबू अचानक अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए बोले, अरे अब कैसी बेईमानी साहब, गोली मारिए। अगर बेईमानी करनी होती तो इतनी देर तक उनका इंटरव्यू होता। इंटरव्यू में बुलाया ही नहीं होता, और बुलाते भी तो 4-5 मिनट पूछताछ करके विदा कर देते। इसका किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह मुस्कुराते हुए घूमकर घर में चले गए। घर में पहुंचने पर जमुना से बोले, बबुआ अभी से ही किसी अफसर की तरह लगते हैं। दरवाजे पर बबुआ, गौरी और कमल बातें कर रहे थे। मैंने तो दूर से ही गौर किया। जब नारायण बाबू बोलते हैं तो उनके बोलने और हाथ हिलाने में एक अजीब सी शान टपकती है। उनके दोस्तों में ऐसी बात कहाँ? शकलदीप बाबू ने कहा, आज मुझसे दोपहर में कह रहे थे कि तुझे मैं मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने खुशखबरी सुनाई। शकलदीप बाबू खुश होकर नाक सुड़कते हुए बोले, अरे तो उसको मोटर की कमी होगी, घूमना जितना चाहे। वे सहसा चुप हो गए और खोए खोए इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कोई स्वादिष्ट चीज़ खाने के बाद मन ही मन उसका मजा ले रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने पत्नी से प्रश्न किया, क्या कह रहा था? मोटर में घुमाऊंगा। जमुना ने फिर वही बात दोहरा दी। शकलदीप बाबू ने धीरे धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है। उनके मुख पर अपूर्व स्वप्निल संतोष का भाव अंकित था। 7-8 दिनों से नतीजा निकलने का अनुमान था। सभी को विश्वास हो गया था कि नारायण को ले लिया जाएगा और सभी नतीजे की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शकलदीप बाबू और भी व्यस्त रहने लगे। पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम पूर्ववत जारी था। लोगों से बातचीत करने में उनको काफ़ी मजा आता था और वे बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे कि लोगों को कहना पड़ता था कि नारायण अवश्य ही लिए जाएंगे। वे अपने घर पर एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिपकर सुनते और कभी कभी अचानक उनके दल में घुस जाते तथा जबरदस्ती बात करने लगते। कभी कभी नारायण को अपने पिता की हरकत बुरी लगती थी और वह क्रोध में दूसरी ओर देखने लगता। रात में शकलदीप बाबू चौंककर उठ बैठते और बाहर आकर कमरे में लड़के को सोते देखने जाते या आंगन में खड़े होकर आकाश को निहारने लगते। एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की माँ, मैंने आज सपना देखा है कि नारायण डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल फटक रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बीन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे के तो नहीं, शाम के सपने की बात कहने आऊँगा तुमसे। अरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त को देखा था। देखता हूँ कि अखबार में नतीजा निकल गया है क्या। और उन्होंने नारायण बाबू का नाम भी लिया। अब यह याद नहीं कि कौन नंबर था,
पर इतना कह सकता हूँ कि नाम काफ़ी ऊपर था। वे अपने सपने की बात बता रहे थे। अम्मा जी, सवेरे का सपना तो एकदम सच्चा होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है कि निर्मला की आवाज़ शकलदीप बाबू ने सुन ली थी। उन्होंने हम भी हंसकर प्रश्न किया, कौन बोल रहा है? डिप्टाइन है क्या? अंत में वे ठठा कर हंस पड़े। हाँ, कह रही है कि सवेरे का सपना सच्चा होता है। सच्चा होता ही है, जमुना ने मुस्कुराकर बताया। निर्मला श्रम से संकुचित हो गई। उसने अपने बदन को सिकोड़कर तथा पीठ को और नीचे झुकाकर अपने मुंह को दोनों घुटनों के बीच में छिपा लिया। अगले दिन भी सवेरे शकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि उन्होंने आज भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो हमेशा सच्चा ही होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था, मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई सड़क की देवी हाथ में बालक लिए आसमान से आंगन में उतर रही है। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है, लड़का ही निकला, जमुना ने कहा। शकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो यह सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हूबहू वही सपना क्यों दिखाई देता, वह भी ब्रह्म मुहूर्त में? बहू ने भी आज ऐसा ही सपना सवेरे देखा है, जमुना ने कहा। डिप्टाइन ने भी? शकलदीप बाबू ने उसकी मुस्की काटते हुए कहा, यानी कि मजाक करते हुए कहा। हाँ, डिप्टाइन ने ही। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर खड़ी है, जमुना ने उत्तर दिया। शकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुराने लगे, फिर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे शकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया और उसको अलग ले जाते हुए बेशर्म महाब्राह्मण की भांति हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद नहीं लग रही है, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने भी दो, यह कोई खाने का समय है, पर इससे काम ना बनता दिखा तो तुमको जगाया। शाम को खाना खाया, सब पच गया। जमुना अचंभे से आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति की ओर देख रही थी। दाम्पत्य जीवन के इतने दीर्घकाल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के प्रारंभिक दिनों में भी, शकलदीप बाबू ने रात में उनको जगाकर कुछ खाने को नहीं मांगा था। वह झुंझला पड़ी और उसने अपना असंतोष व्यक्त किया। ऐसा पेट तो कभी नहीं था। मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है भी या नहीं। शकलदीप बाबू झेपकर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण बाद जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा दूं क्या? शकलदीप बाबू झट से बोले, अरे राम, मेवा तो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ तुम सो, भूख वूख थोड़ी ही है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। यह कहकर वे धीरे से अपने कमरे में चले गए। लेकिन अभी वे लेटे ही थे कि जमुना कमरे में एक छिपली में एक रोटी और गुड़ लेकर आई। शकलदीप बाबू हंसते हुए उठ बैठे, क्योंकि उन्हें भूख तो लगी रही थी। शकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, इधर उधर मटर गश्ती करते और जब खाली होते तो कुछ ना कुछ खाने को मांग बैठते। वे चटोर हो गए थे और उनको जब देखो भूख लग जाती थी। इस तरह कभी गुड़ रोटी खा लेते, कभी आलू भुनवाकर चख लेते और कभी हाथ पर चीनी ही लेकर फांक जाते। भोजन में भी वे परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश कर देते, कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ दाल रोटी की, तो कभी मकुनी की और कभी सिर्फ दाल भात की ही। उनका समय कटता ही नहीं था और वह समय काटना चाहते थे। इस बदपरहेजी तथा मानसिक तनाव का नतीजा यह निकला कि वे बीमार हो गए। उनको बुखार तथा दस्त आने लगे। उनकी बीमारी से घर के लोगों को बड़ी चिंता हुई। जमुना ने रुआसी आवाज़ में कहा, बार बार कहती थी कि इतनी मेहनत ना कीजिए, पर सुनता ही कौन है, अब भोगना पड़ेगा ना। पर शकलदीप बाबू पर इसका कोई असर न हुआ। उन्होंने बात उड़ा दी, अरे यह भी कोई बीमारी है? थोड़े दस्त आ रहे हैं, कुछ हरारत है। अरे मैं कचहरी जाने वाला था, पर यह सोचकर रुक गया कि अब मुख्तारी तो छोड़नी ही है, थोड़ा आराम कर लें। मुख्तारी जब छोड़नी है तो इस समय तो दोनों जून रोटी दाल का इंतज़ाम करना होगा ना। जमुना ने चिंता प्रकट की। अरे तुम कैसी बात करती हो? बीमारी हैरानी तो सबको होती रहती है। मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूँ जो गल जाऊँगा। बस 1 आध दिन की बात है। अगर बीमारी सख्त होती तो मैं इस तरह टनक टनक कर बोलता, शकलदीप बाबू ने समझाया और अंत में उनके होठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट खेल गई। वे दिन भर बेचैन रहते, कभी लेटते, कभी उठ बैठते, कभी बाहर निकलकर टहलने लगते, लेकिन इतने दुर्बल थे कि 4-5 कदम चलते तो थक जाते और कमरे में आकर लेट जाते। करते करते शाम हुई और जब शकलदीप बाबू को यह बताया गया कि कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए हैं, तो वह उठ बैठे और झटपट चादर ओढ़कर हाथ में छड़ी ले पत्नी के लाख मना करने पर भी बाहर निकल आए। दस्त तो बंद हो गए थे, पर बुखार अभी भी था और इतने ही समय में वे चिड़चिड़े हो गए थे। कैलाश बिहारी ने उनको देखते ही चिंतातुर स्वर में पूछा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए? मुझे ही भीतर बुला लेते। शकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और क्षीण हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी ही है, सोचा थोड़ा आराम करने की आदत डाल लूँ। ये कहकर वे अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगे।
सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं घूमने गए हैं क्या? शकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे कहीं, लड़के उनको छोड़ते भी नहीं, कोई ना कोई आकर लिवा ले जाता है। कैलाश बिहारी ने सराहना की, खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था तो दिल में सोचता था कि ये आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वह तो साहब देखने से ही पता चल जाता है, चाल में और बोलने चालने के ढंग में कुछ ऐसा है कि चलिए हम सब इस माने में बहुत भाग्यशाली हैं, कैलाश बिहारी ने कहा। शकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को थोड़ा आगे बढ़ाकर मशवरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब कहाँ तक बताऊँ, अपने मुंह से क्या कहना, पर ऐसा सीधा साधा लड़का तो मैंने देखा नहीं। पढ़ने लिखने का तो इतना शौक कि 24 घंटे पढ़ता रहे, मुँह खोलकर किसी से कोई चीज़ मांगता ही नहीं। कैलाश बिहारी ने भी अपने लड़के की तारीफ में कुछ बातें पेश की। लड़के तो मेरे भी सीधे हैं, पर मसला लड़का शिवनाथ जितना गौ है उतना कोई नहीं, ठीक नारायण बाबू की तरह ही। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है, शकलदीप बाबू ने गंभीरतापूर्वक कहा। बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा दे देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगाकर खाता है। भली पूरी उसकी बस एक यही आदत है। अरे भैया मैं तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्ना लाल रखा था, पर एक दिन महात्मा घूमते हुए हमारे घर आए। उन्होंने नारायण का हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्ना लाल सन्ना लाल रखने की ज़रूरत नहीं, बस आज से इसे नारायण करो, इसके कर में राजा होना लिखा है। पहले के ज़माने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है? डिप्टी कलेक्टर, तो एक अर्थ में राजा ही हुआ ना। अंत में आंखें मटकाकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर हाँफने लगे। दोनों मित्र बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अधिकांश समय वे अपने अपने लड़कों का गुणगान करते रहे। घर के लोगों को शकलदीप बाबू की बीमारी के बारे में बहुत चिंता हो रही थी। बुखार के साथ दस्त भी थे, इसलिए वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन वह बात को यह कहकर उड़ा देते, अरे कुछ नहीं, 1-2 दिन में अच्छा हो जाऊंगा। और वैद्य की कोई मामूली सस्ती दवाई खाकर 2 दिन बाद वे अच्छे भी हो गए। लेकिन उनकी दुर्बलता पूर्ववत थी। जिस दिन डिप्टी कलेक्टर का नतीजा निकला उस दिन रविवार था। शकलदीप बाबू सवेरे उठ नारायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में वे पहले मंदिर ही चले जाते थे और वहाँ 2-3 घंटे और कभी कभी तो 4-4 घंटे रह जाते। वे 8 बजे मंदिर पहुँच गए। जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। शकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सुस्ताने लगे। वहाँ से ऊपर आए तो नंदलाल पांडे ने, जो चंदन रगड़ रहा था, नारायण के परीक्षा फल के बारे में पूछताछ की। शकलदीप बाबू वहाँ खड़े होकर असाधारण विस्तार के साथ सब कुछ बताने लगे। वहाँ से जब उनको छुट्टी मिली तो काफ़ी धूप चढ़ाई थी। उन्होंने भीतर जाकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया। फिर काफ़ी देर तक वे उसी तरह पड़े रहे। फिर उठकर चारों ओर घूम घूम कर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चारण किए और गाल बजाए। अंत में भगवान के समक्ष पुनः दंडवत कर बाहर निकले ही थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने शिव दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने शकलदीप बाबू को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब, घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टर का नतीजा तो निकल गया। शकलदीप बाबू का हृदय धक्का से रह गया। उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने कठिनता से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर सिंह ने कहा, अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह आगे कुछ ना बोल सके। शकलदीप बाबू का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से तर करते हुए अत्यंत ही धीमी आवाज़ में पूछा, क्या कोई खास बात है? कोई ख़ास बात नहीं, अरे उनका नाम तो है ही, यह है कि ज़रा नीचे है। 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 15वां 17वां होगा, 16वां 17वां होगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। कुछ लड़के तो दिल्ली कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं आते, और कुछ इस तरह पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ले लिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 16-17वां उनका नंबर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कलेक्ट्री में नहीं आते, ठीक है, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं। तो लेकिन हमें इसलिए उम्मीद है कि 5-6 ही लोग तो ऊपर हैं, तो उनका नाम आ जाएगा। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया। उनके पैरों में जोर नहीं था। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह तो मंदिर से चले गए, लेकिन वे कुछ देर वहीं से झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हो। फिर वे चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। उनके मुँह से धीमे स्वर में तेज़ी से शिव 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 निकल रहा था। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर वह शीघ्र ही थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाँफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। वे छड़ी को उठाते गिराते, छाती पर सिर गाड़े तथा शिव शिव का जाप करते
हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की तरह डगमग 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 चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वे किसी तरह घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर वे अपने कमरे में चारपाई पर धम से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मोदनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज बिखरे थे, और नादान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बंसखट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे, और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठ उठकर सारे घर की सांस घोट रहा था। कहीं कोई खटापटा नहीं हो रही थी, और मालूम होता था कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना न जाने किधर से निकलकर कमरे में आई, और पति को देखते ही उसने घबराकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? शकलदी बाबू ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी, पहले ये बताओ नारायण जी कहाँ हैं? जमुना ने कमरे के बाहर की ओर संकेत करके बताया, उसी में पड़े हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रह गए। मैं तो डर गई हूँ। शकलदी बाबू ने मुस्कुरा कर आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने यह तो नहीं बताया कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये का कर्ज लिया था? मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा किसी सूरत में ना करना। जमुना ने कहा, मैं बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ। लड़के ने एक दो बार खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि फल, मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची करते हैं। पर मैंने कह दिया कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो। बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। शकलदी बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। बबुआ कमरे में ही है ना? उन्होंने जमुना से पूछा। जमुना ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। शकलदी बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी, और मूछें झाड़ू की भांति फिरक रही थी। वह जमुना से ये कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को दबाते हुए कमरे की ओर बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे, उनका सारा शरीर कांप रहा था, उनकी सांस गले में अटक अटक जा रही थी। उन्होंने पहले ओसारे में ही सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर वाला दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ दिखाई ना पड़ा, फिर उनका हृदय धक धक करने लगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित पड़ा था। यह नारायण ही था। वह धीरे से चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कान थिरक रही थी। वे मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे में ही किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वे उसी तरह खड़े रहने के बाद वे सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसकर चारपाई के पास चले गए और चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, जैसे कोई चीज़ खोज रहे हो। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आया हो, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे थे। खड़े होते समय वे अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए। उन्होंने नारायण को आँख फाड़ फाड़ कर गौर से देखा तो उसकी आंखें बंद थीं और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार की आहट या किसी प्रकार का कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। शकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख में के बिल्कुल नज़दीक कर दिया। और उस समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। वे चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा और घबराकर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। शकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में ले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित और उत्सुक दृष्टि से देखा। शकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। और वे आगे कुछ ना बोल पाए। उनकी आंखें भर आईं और वे दूसरी ओर देखने लगे। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।